बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स। आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन करने लगे। आप लोगों ने जो क्वेश्चन मेरे फेसबुक पेज केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स पे पूछे हैं उनको आज हम आंसर करेंगे। तो टर्न बाय टर्न देखते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है जी ताहा हुसनैन ने, लाहौर से हैं। जी बेटा ताहा ये पूछ रहे हैं कि वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन एसिडिक क्यों होता है? बेटा उसकी रीज़न है हाइड्रोलिसिस। अगर हम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं, ये हाइड्रोलाइज होता है, तो इससे एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो जिस सोल्यूशन में वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हों तो उसकी जो pH है वो लेस देन 7 होगी एंड दैट सोल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करने से एक वीक बेस NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्रोड्यूस होने की वजह से ये सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है जी बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने कहा मेरा नाम ना लें जी, ये भी लाहौर से हैं जी। इनका क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपन टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्यूशन व्हेन NH4OH NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड इन इट। तो एसिडिक एसिड सॉल्यूशन में NaOH ऐड करने से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा? बट इसमें एसिडिक एसिड जो है ना, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाटर में सोल्यूशन फॉर्म में लेस आयोनाइज होता है। तो एसिडिक एसिड सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप उसमें NaOH ऐड करते हैं, एक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, तो उससे न्यूट्रलाइजेशन होती है और न्यूट्रलाइजेशन से प्रोड्यूस होगा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसीटेट। एसिडिक एसिड विल रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो क्योंकि सोडियम एसीटेट एसिडिक एसिड से कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaOH ऐड करने से एसिडिक एसिड सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जी बेटी रिदा खालिद ने, और ये पूछ रही हैं, ये कह रही हैं चैप्टर 11 के पास क्वेश्चंस मिल सकते हैं फर्स्ट ईयर के। जी बेटा बिल्कुल, मैं अपने फेसबुक पेज केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स पे ये डिफरेंट असाइनमेंट्स और पास पेपर्स भी मैंने शेयर किए हैं। उसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए अपने पेज पे कुछ क्वेश्चन जो हैं पार्टिकुलरली जो ज़रा कन्फ्यूजिंग है वो क्वेश्चंस और उनके आंसर ज़रूर पोस्ट कर दूँगा। जी नेक्स्ट स्टूडेंट है अंसर हुसैन, आई थिंक स्टूडेंट ही हैं जी। ये पूछ रहे हैं सर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने से एसिडिटी क्यों इंक्रीज करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने से एसिडिटी क्यों इंक्रीज करती है? बड़ा पहली बात तो ये कंसेप्ट क्लियर करें कि जो एसिडिटी होती है ये किसी एसिड की टर्म नहीं है। एसिडिटी तो बेस के लिए यूज करते हैं। तो जब आपने किसी एसिड की बात करनी हो तो टर्म एसिडिटी नहीं है, एसिडिक स्ट्रेंथ है। बेसिसिटी भी कहा जा सकता है, लेकिन बेटर है आप उसको एसिडिक स्ट्रेंथ कहा करें। तो कैसे ये पूछना चाहिए था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज करती है? तो होता ये जब किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसकी पोलराइजिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी पोलराइजिंग एबिलिटी, पोलराइजेशन करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। लाइक वी हैव Mn2O7। जब इसे वाटर में ऐड किया जाता है तो ये वाटर को हाइड्रोलाइज कर सकता है, वाटर को ब्रेक कर सकता है, पोलराइज कह देना चाहिए, ये वाटर को पोलराइज कर सकता है।
तो वाटर की पोलराइजेशन से सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिंपली अगर एक लाइन में बताना हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट से एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होता है, तो हमें ये कहना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। और रीज़न ये बतानी चाहिए, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर इज पोलराइजिंग एबिलिटी। जी, आई होप कि आपको बड़ा इसका प्रॉपर और बहुत अच्छा आंसर मिल चुका होगा। एनीहाउ, ये हमारा फर्स्ट सेशन है। अगर आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं, कोई और क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं, एक सेशन हम नेक्स्ट और करने लगे हैं फर्स्ट ईयर के लिए ही, उसमें आप अपने ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद और सेशन इंशाल्लाह पार्ट 2 के सेकंड ईयर के हम करेंगे, और फिर हम रूटीन जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं वो तो जाहिर है कंटिन्यू कर रखेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंसर हुसैन ने पूछा, सेम स्टूडेंट ने। वो ये कह रहे हैं जी सर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल? तो बेटा असल में डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की बात तो तब आती है जब कोई ट्रू बॉन्ड हो। जैसे आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं, और जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो डायरेक्शनल और रिजिड होते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक ट्रू केमिकल बॉन्ड ही नहीं है, ये तो जस्ट एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के बीच में आती है, और ये परमानेंट भी नहीं है। इसलिए कोवलेंट बॉन्ड की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड को एक डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं कहा जा सकता, बल्कि आपको ये कहना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड को एक ट्रू केमिकल बॉन्ड ही नहीं कहा जा सकता। कोवलेंट बॉन्ड इज ट्रू केमिकल बॉन्ड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद कासिम बेग हैं, ये कह रहे हैं, इन्होंने पेज को लाइक किया है और थैंक्स कहा है, और पूछा है जी वेयर यू फ्रॉम, सर आप कहाँ से हैं? बेटा मैं आबाई घर मेरा गुजरांवाला में है, वैसे मैं 1995 के बाद लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ, तो अभी मैं एक बाल्टन लाहौर में रहता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। शहरी राजपूत हैं कोई, ये कह रहे हैं कि सर प्लीज़ सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर। थोड़ा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ तो मैं व्हाट्सएप के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पाऊँगा, तो मैं थोड़ा सा अपने ये चैनल को चैनलाइज कर लूँ और अपने केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स जो मेरा फेसबुक पेज है उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लूँ। उसके बाद इंशाल्लाह व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे और उस पर आपके क्वेश्चंस आंसर भी किया करेंगे इंशाल्लाह। जी, ये हमारे कोलीग हैं माशाल्लाह से, सर मुरव्वत हुसैन। सर मुरव्वत हुसैन जो हैं ये पूछ रहे हैं, सर आपके एंटी टेस्ट एमडी कैट के नोट्स मिल सकते हैं? सर मैं असल में ना रिटन फॉर्म में मेरे पास अपने नोट्स नहीं हैं जो ट्रूली मतलब चैप्टर वाइज हों। हाँ, हिंट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, और आप कह रहे हैं कि जैसे हम उनको वो मैप्स और टेबल्स की फॉर्म में बच्चों को कन्वे करने के लिए बनाते हैं, वो हैं, और वो मोस्टली मैंने अपने पेज पे शेयर किया है। अदरवाइज़ अगर आपका कोई ऐसा कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो, कोई शेयर आप करना चाहें, कोई मुझे बताना चाहें, मेरे से डिस्कस करना चाहें, तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। रिटन फॉर्म में प्रॉपर्ली मेरे पास नहीं है। अच्छा जी, फिर ये सर मुरव्वत हुसैन ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मोलर मास इज इक्वल टू मास एंड एवोगाड्रोस इन ग्राहम्स लॉ। सही, ये कह रहे हैं कि मोलर मास जो है वो मास इन ग्राम और एवोगाड्रो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल कैसे होता है? तो सर जैसे कि आपको पता है मोलर मास एक मोल के मास को कहा जाता है। मोलर मास मीन मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो जब आप मास स्मॉल m लिखते हैं, स्मॉल m था मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल स्मॉल m, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, और एवोगाड्रो नंबर है क्वांटिटी प्रेजेंट इन 1 मोल,
एक मालिक्यूल के मास को, स्मॉल m था मास ऑफ वन मालिक्यूल, स्मॉल m जो मास ऑफ वन मालिक्यूल है उसे मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो एक मालिक्यूल का मास जब एक मोल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो तो इट बिकम मोलर मास। तो इसलिए हम लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू कैपिटल M मीन मोलर मास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं आयनिक कंपाउंड शो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर नेचर, नॉन पोलर नेचर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या ऑल। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना ये गलत है। आयनिक कंपाउंड शो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन तो फास्टर होते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स को, तो आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन से फास्टर होते हैं। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि कोवलेंट कंपाउंड शो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, कोवलेंट कंपाउंड शो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर नेचर, जिसको मोलेकुलर नेचर कहते हैं, नॉन पोलर नेचर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या डेल्टा ऑल। उसमें भी मतलब ये क्वेश्चन क्योंकि प्रॉपरली बना नहीं है ना, आयनिक कंपाउंड्स को सामने रख के बना दिया गया। तो कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन स्लो होने की मेन रीज़न ये बताते हैं हम कि उसमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल और रिजिड होता है, और सोल्यूशन में ऐड करने से आयनिक कंपाउंड्स की तरह कोवलेंट कंपाउंड्स रेडिली आयनाइज नहीं होते, अपने आयंस में स्प्लिट नहीं होते। कोवलेंट कंपाउंड्स को पहले हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन करवाने के लिए जब उनका सोल्यूशन बनाया जाता है तो पहले आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टाइम रिक्वायर होगा कि प्रीवियस बॉन्ड्स को ब्रेक किया जा सके। जब प्रीवियस बॉन्ड्स ब्रेक होंगे फिर न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। और वो भी देखें कि अगर आप कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे न्यूट्रल एटम्स बनेंगे, और न्यूट्रल एटम्स ने आगे दोबारा से नए बॉन्ड्स बनाने होंगे। एटम्स की कॉम्बिनेशन स्लोअर होती है और जो आयंस की कॉम्बिनेशन है वो फास्ट होती है। आयनिक कंपाउंड्स रेडिली स्प्लिट हो गए सोल्यूशन में जाके, रेडिली उनके प्रीवियस बॉन्ड ब्रेक हो गए, और उनके जो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे वो भी रैपिडली फॉर्म होंगे। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन से फास्टर होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये भी स्टूडेंट ने कहा कि मेरा नाम मेंशन ना करें, ठीक है बेटा। इनका क्वेश्चन है जी, ये पूछ रहे हैं सर आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ, और माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है मेरी माशाल्लाह से। दुआ करें अल्लाह ताला उन सबको नेक करे, उनकी उम्र में, उनके रिस्क में, सेहत में, ईमान में बरकत अता फरमाए। जी मैं मैरिड हूँ।